एवरीवन, मैं आप सबका थर्ड एपिसोड में स्वागत करता हूँ। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन उसके पहले उस टाइटल पे उस टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं कुछ पहले पुराने एपिसोड जो हमारे इस सीरीज के रिलेटेड उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आई थिंक सेकंड एपिसोड में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के बारे में, जो इशू काफी अभी पॉपुलर हो चुका है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। या फिर हमने उसका कंक्लूजन निकाला, उसके कॉजेज ढूंढे कि लोगों को क्यों स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, उसका क्या रीजन है। और फिर हमने कंक्लूजन में जाके देखा कि ये सारी चीजें जो अटैचमेंट से रिलेटेड होती है। काफी सारे टीवी सीरियल, काफी सारे मूवीज, काफी सारी जगहों पे आप सुनते होंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड इस जगह पे लिखा है, इस बुक में लिखा है, इस जगह पे इसका रेफरेंस दिया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में या आजकल वेब सीरीज आ रही है उसके भी स्टार्टिंग में लिखा होता, और ये हम सब में से सबने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अब इसके बारे में किसी ने वेरिफिकेशन या फिर किसी ने जाके ऐसा कोई वेरीफाई तो किया नहीं होगा कि ये कौन सी बुक से लिया है, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या इस पर रिलाई करना चाहिए। बिकॉज उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है काफी वैल्यूएबल होती है, लाइफ रिलेटेड होती है। तो इसलिए इस बारे में जानना हमारा ये क्वेरी आती है, ये क्यूरियोसिटी आती है कि लेट्स सी कि ये जो बुक्स है ये कौन सी कैटेगरी की बुक है, क्या ये हमें इस पर रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस एपिसोड में मेरे साथ मेरे दो दोस्त है, कृष्णा और आदित्य, जिसमें हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या लगता है गाइस तुम लोग को? तो मतलब तू जो बोल रहा था तो मतलब एक पॉइंट अच्छा लगा कि ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स वो इस कैटेगरी बुक्स में आता है कि अगर कोई फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहा है, फिलोसॉफी की बुक्स है या फिर किसी रिलीजन के इंफॉर्मेशन देने वाली बुक्स है, तो उस टाइप्स के बुक में ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन आता है। और अगर कोई नॉर्मल बुक्स है, फिक्शन हो या फिर किसी की बायोग्राफी हो, उसके ऊपर मतलब मेरे हिसाब से ज्यादा ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने उस इंसान ने उसके हिसाब से उसकी कहानी उसके उसे जैसे लगी उसके हिसाब से लिखी है। मैं एग्री करता हूँ दोनों को भी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हम देखते हैं यार कि हर दिन नए नए किताब बनते हैं। हर कोई एक अपना फिलोसॉफी लेके आता है। इतने सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, एंशियंट इंडिया में, फॉरेन में भी होते हैं, राइट। और हर कोई अपनी एक अलग फिलोसॉफी बताता है। पीस ऑफ माइंड के लिए कहो या हैप्पीनेस पाने के लिए कहो या एम ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए कहो, राइट। तो बहुत सारी किताबें ऐसे हमारे पास है। पर अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेस्ट वे है इसको कैटेगराइज करने का। ये है कि अगर आप इसको स्मृत, कृत और विनिर्गत, इन तीन टाइप्स में डिवाइड करो तो आपको एक बहुत ही अच्छे से इन बुक्स के बारे में समझ में आता है। तो जैसे स्मृत ग्रंथ एक होता है, तो स्मृत यानी क्या कि जो भी ऑथेंटिक सेंट्स अब तक हुए हैं, ऑथेंटिक यानी जो सच्चे सेंट्स अब तक हुए हैं, यानी कोई ऐसा सेंट है जिसने सच में भगवान को अटेन किया है, राइट, यानी भगवान को पाया है, और उसने कोई स्क्रिप्चर अगर लिख दिया तो इसे हम स्मृत ग्रंथ कहेंगे। एक होता है कृत ग्रंथ, सेकेंड कैटेगरी। कृत ग्रंथ वो है जो मान लो कोई ऐसा है जिसने अभी तक भगवान को पाया तो नहीं, पर फिर भी उसने ग्रंथ लिख दिया, राइट। कोई अपनी फिलोसॉफी बताई या आधा अधूरा कहीं से सुन के पढ़ के लिखा। ऐसे भी बहुत सारे बुक्स मार्केट में है। तो ये है कृत ग्रंथ। अभी इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें दोष हो सकते हैं और होंगे, राइट। क्योंकि अभी सीधी बात है, अभी मैंने ऐसे किया, चुटकी बजाई, तो मैंने ये चुटकी क्यों बजाई, तो विपुल अलग सोचेगा, आदित्य अलग सोचेगा, हो सकता है ना। पर ये चुटकी मैंने क्यों बजाई ये बस मुझे ही पता है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं एक ही एक्टिविटी के, राइट। तो इसीलिए अलग अलग मीनिंग्स लोग बनाते हैं फिलोसॉफी के। मान लो किसी ने सही सही फिलोसॉफी पढ़ी भी एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से, पर वो जब अपने ओन ट्रांसलेशन में लिख रहा है उसको, तो वो उसका नजरिया लिखता है, राइट। तो हमें नहीं पता कि वो सच में सही है या नहीं, है ना। तो ये कृत ग्रंथ में आएगा। अगर उसने गॉड को अटेंड नहीं किया है और फिर भी वो अपना राय लिख रहा है किसी फिलोसॉफी पे, तो दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू कृत ग्रंथ। और एक है विनिर्गत ग्रंथ। तो विनिर्गत ग्रंथ ये है, ये विनिर्गत ग्रंथ में आते हैं वेद और पुराण। तो वेद और पुराण ऐसे ग्रंथ है हमारे जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो वेदों में ही ये कंसेप्ट आती है कि जब सृष्टि बनी उसके पहले से ये थे, और जब सृष्टि बन के सामने आई तब ये प्रकट हो गए, राइट। यानी मान लो जैसे अभी मैंने एक मच्छर को पकड़ा मेरे हाथ में और मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैंने मच्छर को बनाया तो नहीं, राइट। उसको बस मैंने छोड़ दिया। तो वैसे वेद हमेशा से थे। जब सृष्टि बनी तो ब्रह्मा जी आए, फिर सृष्टि पूरी बनी और साथ में ही वेद प्रकट हो गए। और वैसे ही जब सृष्टि में प्रलय होगा उसके बाद भी वेद रहेंगे, राइट। वो चले जाएंगे, वापस सृष्टि बनेगी तो वापस वेद आएंगे। तो इसीलिए वेद को ना अपौरुषेय और विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी फिलोसॉफी ऐसी है और वो वेद सम्मत है तो उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे।
ये हमारे क्या कहते हैं, एक वर्ल्ड वाइड ट्रुथ है, फैक्ट है। तो इसमें एक और चीज आती है कि मान लो अगर खुद भगवान के अवतार भी आए और उन्होंने वेद विरुद्ध कोई बात कही, तो भी उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने उस टाइम पे वो फिलोसॉफी बताई। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, क्योंकि जो वेद के सम्मत है वही अल्टीमेट ट्रुथ है, ऐसे माना जाता है। तो इसीलिए वेद को हम एकदम पूरा ऑथेंटिक मान सकते हैं। इसीलिए उसे विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि वो किसी ने नहीं बनाया। ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में से केवल विनिर्गत ही है कैसे कैटेगरी जिसको हम ऑथेंटिक माने, बाकी दोनों को नहीं मान सकते, ऐसा ऐसा लाइक क्लियर। मतलब देखो, स्मृत ग्रंथ को भी हम लोग ऑथेंटिक मानेंगे, राइट। तो जैसे मान लो कोई एक किताब आपको मिली, एक कोई फिलोसॉफिकल बुक है, किसी सेंट ने लिखी है, राइट। तो पर हो सकता है कि उन्होंने अभी तक गॉड को अटेंड नहीं किया, तो वो कृत में कैटेगराइज हो जाएगी। अगर उन्होंने गॉड को अटेंड किया है तो वो स्मृत में कैटेगराइज हो जाएंगे, राइट। पर एज ऑफ नाउ जो आज हम हैं प्रेजेंट में, तो हम श्योरली कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सेंट है और ये इनकी किताब है। तो इसीलिए बहुत सारे सेंट ने लिखी हुई जो किताब है वो तो है स्मृत, पर फिर भी लोग डाउट ले सकते हैं कि ये स्मृत है या कृत है, राइट। तो इसीलिए एक जो ऑथेंटिसिटी कही जाती है किसी भी फिलॉसफी की, ये है वेद। तो अगर ये वेदों के द्वारा प्रूफ होती है कोई चीज, कोई थ्योरी, कोई फिलॉसफी, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ये तो मोस्ट ऑफ द हम जो बातें कर रहे हैं तो हिंदुइज्म रिलीजन के लिए काफी वैलिड रह, आई मीन मैं मान सकता हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड हमने सुना है। लेकिन बाकी रिलीजन्स का क्या, लाइक उसमें भी फिर ऐसे उनके एंशंट बुक्स कुछ है जिससे यू नो रेफरेंस दिया जाता है, या फिर उनके जो स्कॉलर्स लोग रहे उसके पहले वहां से वो लोग रेफरेंस लेते हैं, तो दिस इज जस्ट फॉर दिस रिलीजन। हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के, पर यार आप लॉजिकली सोचो तो ये तीन कैटेगरीज हर एक को समझ में आएंगी। देखो, कोई भी रिलीजन हो उसमें भी दो तरीके के लोग तो होंगे ही। एक होंगे जिन्होंने गॉड को अटेंड किया है, करेक्ट, खरे खरे संत होंगे। और कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गॉड को अटेंड नहीं किया अब तक, करेक्ट। तो जो गॉड को अटेंड किए हुए सेंट्स है, दूसरे भी रिलीजन में चाहे वो हो, उनकी भाषा अलग हो, राइट, कल्चर अलग हो, दिखने में अलग हो, जो भी हो, पर उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ को आप ऑथेंटिक मानोगे क्योंकि उन्होंने गॉड को अटेंड किया है। और कुछ ऐसे भी लोग वहां पे होंगे जिन्होंने गॉड को अटेंड तो नहीं किया, पर फिर भी वो फिलोसॉफी लिख रहे हैं, राइट, कहीं से सुनी या अपने इमेजिनेशन की या अपने ओन एक्सपीरियंस की, पर उन्होंने गॉड को अटेंड नहीं किया, तो वो कृत में चले जाएंगे वापस से, करेक्ट। पर आप ट्रस्ट कैसे करोगे कि सामने वाले बंदे ने गॉड को अटेंड किया है या नहीं, इसके ऑथर ने, राइट। तो इसीलिए कोई भी चीज को अगर आपको प्रूफ करना है तो वैदिक लिटरेचर का सहारा लिया जाता है। एक और टाइप का कैटेगराइजेशन है डिवाइन लिटरेचर में, जैसे श्रुति प्रस्थान, मतलब प्रस्थान त्रयी कहता है, यानी श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, राइट। तो ये भी एक टाइप का कैटेगराइजेशन है, पर ये डिवाइन लिटरेचर के अंदर का ही कैटेगराइजेशन। तो हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम ओवरऑल वर्ल्ड के सारे बुक्स के कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं एकदम भरोसे के साथ कि जो भी वैदिक लिटरेचर में आता है दैट इज ऑथेंटिक। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही था इस डिस्कशन का कि किसे हम ऑथेंटिक माने किसे नहीं माने, तो उसका आंसर तो हमें मिल गया।